हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग गणतंत्र के विषय में बात करने वाले हैं और सबसे पहले गणतंत्र दिवस की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं आखिर गणतंत्र है क्या, भारत गणतंत्रीय व्यवस्था को क्यों अपनाया और किस प्रक्रिया से गुजरते हुए भारत ने इस राजनीतिक व्यवस्था को अपने यहां स्वीकार किया। आज के वीडियो में इसी के विषय में बात करेंगे। तो फिर नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु और आप देख रहे हैं बेसिस की पाठशाला। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो गणराज्य या गणतंत्र, गण मतलब होते हैं लोग और तंत्र का मतलब होता है सिस्टम। तो जहां पे लोगों के द्वारा शासन प्रक्रिया जो है वह चलाई जाती है, अर्थात लोग वहां पे सबसे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, अर्थात जनता जो है वह सर्वशक्तिमान होती है। जो वह चाहती है उसी के अकॉर्डिंग वहां की सरकार जो है वह कार्य करती है। अगर हम बात करें तो वज्जी गणराज्य हुआ करता था। अगर हम भारतीय इतिहास की बात करें तो 16 महाजनपद अर्थात अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, काशी, वस्ता, कौशल, चेदी, शूर, कुरु, पांचाल, असमक, मत्स्य, गांधार, कंबोज और अवंती, इन 16 महाजनपदों में मल्ल और वज्जी जो है यह दोनों गणतंत्र हुआ करते थे, गणराज्य हुआ करते थे। और यहां पर जो गणराज्य की व्यवस्था हुआ करती थी, उस गणराज्य की व्यवस्था में लोगों के द्वारा चुने गए लोग ही शासन किया करते थे, जबकि बाकी जगहों पर राजतंत्र के अस्तित्व जो है वो हमें ज्यादा दिखाई देते हैं। चलिए आज सबसे पहले 4 व्यवस्थाओं के विषय में पढ़ते हैं और उन 4 व्यवस्थाओं के बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और समझेंगे कि आखिर भारत ने अपनी गणराज्य तक की यात्रा जो है वह कैसे तय की है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो एक व्यवस्था होती है जिसे कहा जाता है राजतंत्र, इसे कहते हैं राजतंत्र। राजतंत्र के बाद एक व्यवस्था होती है गणराज्य की, गणराज्य, उसके बाद लोकतंत्र की व्यवस्था होती है, लोकतंत्र की व्यवस्था होती है और लास्ट में तानाशाही की व्यवस्था होती है जो कमोबेश चलती है। इसके अलावा कुलीन वर्ग शासन भी होता है, धार्मिक शासन भी होता है, कई तरह के और शासन व्यवस्था भी होते हैं, लेकिन प्रमुखता से हम इन 4 के विषय में ही बात करेंगे। यहां पे सबसे पहले जो आपको समझने की बात यह है कि राजतंत्र का अर्थ होता है अगर किसी राज्य में किसी परिवार के पास विशेषाधिकार होता है या किसी के पास भी विशेषाधिकार होता है और साथ ही साथ वहां पे राजा का पद होता है और वह पद वंशानुगत होता है, तो ऐसी व्यवस्था जो है वह राजतंत्र कहलाती है। अर्थात राजतंत्र में विशेषाधिकार उपस्थित होता है और साथ में ही राजा का शासन होता है, राजा का शासन। और राजा का पद कैसे होगा, राजा का पद कैसे होगा, यह पद जो होगा वह होगा वंशानुगत, वंशानुगत। तो मेरे ख्याल से राजतंत्र की व्यवस्था तो आपको समझ में आ गई होगी। जैसे कि विश्व के कई सारे देश जो हैं, कमोबेश 44 देश हैं, वहां पे किसी ना किसी प्रकार का राजतंत्र जो है वह चल रहा है। चाहे उसमें हम लोग ब्रिटेन लें, चाहे उसमें जापान लें, चाहे उसमें भूटान लें, चाहे उसमें कनाडा लें, न्यूजीलैंड लें, ऑस्ट्रेलिया लें, बहामास लें, ये सब ऐसी कंट्री हैं जहां पर राजतंत्र के अस्तित्व जो है वो हम लोग को देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम लोग गणराज्य की बात करें तो गणराज्य में किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार, किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार जो है वह नहीं होता है, वह नहीं होता है। और उसके अलावा यहां पर जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, अर्थात जो राष्ट्र का प्रमुख होता है, जो राष्ट्र का प्रमुख है, वह पद कभी भी वंशानुगत नहीं होगा, वंशानुगत नहीं होगा, कभी भी वह पद वंशानुगत नहीं होगा। अर्थात यह पद जो है वो जनता के माध्यम से चुनकर आएगा, जनता के माध्यम से। लोकतंत्र, लोकतंत्र की व्यवस्था आधुनिक अगर हम लोग बात करें तो इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था है। खासकर जिस समय से अमेरिका का उद्भव हुआ उसके बाद से आधुनिक लोकतंत्र की व्यवस्था जो है वह अस्तित्व में आई। प्रारंभ में भी लोकतंत्र हुआ करते थे, लेकिन प्रमुख लोकतंत्र की बात करेंगे तो वर्तमान में ही आपको दिखाई देगा कई सारे ऐसे देश हैं जहां पर जनता का शासन चलता है, जहां पर जनता का शासन चलता है। 2 प्रकार से चलता है, या तो जनता सीधे इस प्रक्रिया में शामिल होती है, अर्थात जो नियम निर्माण बनते हैं उन नियम निर्माण बनने की प्रक्रिया को जनता सीधे निर्धारित करती है। अर्थात एक व्यवस्था होती है जिसे हम कहते हैं
प्रत्यक्ष लोकतंत्र की, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की। यहां पे जनमत संग्रह, प्रत्याशी को वापस बुलाना, इनिशिएटिव, इस तरह की कई सारी चीजें जो हैं वह यहां पर होती हैं। जनता सीधे किसी भी नियम निर्माण की प्रक्रिया में स्वतः ही वहां पर शामिल हो जाती है। लेकिन चूंकि देश बड़े हो रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है और जनता से सीधे पूछ पाना संभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए लोकतंत्र की एक नई व्यवस्था आज के समय में आपको हर देश में देखने को मिलेगी। कमोबेश मैक्सिमम देशों में जहां जहां लोकतंत्र है वहां वहां ऐसी व्यवस्था ही आप लोग को देखने को मिलेगी। और वहां पर अगर हम लोग देखें तो इस प्रक्रिया कहते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, अर्थात जहां पर प्रतिनिधि के रूप में जनता जो है अपने लोगों को चुनती है, अर्थात प्रतिनिधित्व लोकतंत्र भी इसे कहा जाता है, जहां पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है, जहां पे लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और वो प्रतिनिधि जनता के बिहाफ में फैसला करते हैं। ऐसी व्यवस्था जो है लोकतंत्र कहलाती है। जैसे कि आप अमेरिका में देखेंगे, कनाडा में देखेंगे, ब्राजील में देखेंगे, इंडिया में देखेंगे, स्विट्जरलैंड देखेंगे, ब्रिटेन देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया देखेंगे, न्यूजीलैंड देखेंगे, ऐसे कई सारे देश हैं जहां पर लोकतंत्र की व्यवस्था जो है वर्तमान में अपनाई गई है। अब बात करें अगर हम लोग तानाशाही की, तो यह व्यक्ति का शासन होता है। यह जो होता है वह व्यक्ति का शासन होता है, अर्थात व्यक्ति जो है वह नियम निर्माण की प्रक्रिया को सीधे अपने हाथ में लेगा और जो वह चाहेगा वही यहां पर कार्य किया जाएगा। अर्थात व्यक्ति जो है वह यहां पे सर्वशक्तिमान होता है। वह व्यक्ति किसी परिवार से भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। हो सकता है कोई नया व्यक्ति जिसने पुराने का खात्मा किया हो और यहां पर आके अपनी शासन व्यवस्था को शुरू कर रहा हो, तो इसलिए इसको व्यक्ति का शासन कहा जाता है। तो सामान्य तौर पर आप देखेंगे इस तरह की 4 शासन व्यवस्थाएं जो हैं आपको देखने को मिलेंगी, राजतंत्र, गणतंत्र, लोकतंत्र, तानाशाही। इसके कॉम्बिनेशन भी मिलते हैं, अर्थात कभी कभी आप देखेंगे राजतंत्र और लोकतंत्र आपको एक साथ दिखाई दे जाएगा। जैसे कि ब्रिटेन का शासन, वहां पे राजतंत्र लोकतंत्र है। नॉर्वे का शासन, जापान का शासन, यहां पे राजतंत्र लोकतंत्र है। लेकिन जो प्रमुख दिखेगा वो आपको गणराज्य दिखेगा, गणराज्य लोकतंत्र। जैसे कि इंडिया है, अमेरिका है, फ्रांस है, यहां पर क्या दिखेगा आपको? गणराज्य और लोकतंत्र दिखाई देगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है। कई जगहों पे आपको गणराज्यीय तानाशाही दिखाई देगी, जैसे प्रमुख रूप से नॉर्थ कोरिया आप कह सकते हैं। वहां पे किम जोंग उन है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को बोलते हैं कि मैं चुन के आता हूं, इसलिए मैं उस प्रक्रिया को मान लेता हूं। तो तानाशाही गणराज्य जो है वो आपको नॉर्थ कोरिया में दिखाई देता है। इसके अलावा बहुत जगहों पे आपको राजतंत्र तानाशाही दिखाई देगा, अर्थात राजा सर्वशक्तिमान है और जो वह चाह रहा है वो स्वयं अपने आप से कर रहा है, जो वह चाह रहा है कर रहा है। तो राजा यहां पे सर्वशक्तिमान होता है, इसलिए राजतंत्रीय तानाशाही भी आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगी। एक समय सऊदी अरब और इन सब देशों में ऐसी तानाशाही जो है हुआ करती थी। लोकतांत्रिक तानाशाही का ऐसा कोई खास रूप नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में भी तानाशाही की व्यवस्था बढ़ जाती है जब किसी एक पार्टी के पास बहुमत जो है वह आवश्यकता से अधिक हो जाता है, तो वह अपने आप को सर्वशक्तिमान समझने लगती है। ऐसे समय में आप कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक तानाशाही जो है वह उस देश में उभर रही है। लेकिन जो विश्व में सबसे प्रमुख व्यवस्था है वह गणराज्यीय लोकतंत्र की है। पूरे विश्व में यह व्यवस्था जो है वो सर्वाधिक चलती है। इस व्यवस्था का उपयोग जो है वो सबसे ज्यादा किया जाता है पूरे विश्व में। तो मेरे ख्याल से आपको यह 4 व्यवस्थाएं जो है वह समझ में आ जाए, वह आपको समझ में आ गई होंगी। और अगर हम बात करें तो धार्मिक व्यवस्थाओं में भी चलता है, कुलीन शासन भी चलता है। मिडिल ईस्ट की कई सारी कंट्रियों में आपको धार्मिक और कुलीन शासन जो है वह देखने को मिल जाए। कुलीन शासन मुख्यतः इस समय तो नहीं होता, लेकिन जिस समय सामंती युग चला करता था, अर्थात मध्यकालीन एज चलता था, जिसे अंधकार युग भी कहा जाता है, उस दौरान में आपने देखा होगा कि कई जगहों पे सामंती व्यवस्था हुआ करती थी। और सामंती व्यवस्था के अंतर्गत अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वहां पे कुलीन वर्ग का शासन जो है वह हुआ करता था। तो ऐसी व्यवस्थाएं इतिहास में कमोबेश हर समय चलती रही हैं। और धार्मिक शासन, अर्थात जहां पे धर्मगुरु ही प्रमुख होता है वह शासन करता है, ऐसे भी कई राज्य आपको मध्य एशिया में देखने को मिल जाएंगे या खाड़ी देशों में देखने को मिल जाएंगे। कई सारे देश ऐसे आपको वहां पर मिलने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें तो आपको समझ में आई होंगी। आइए गणतंत्र के विषय में कुछ और बातें करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं भारतीय गणतंत्र तक बनने की पूरी प्रक्रिया के विषय में, क्योंकि आज है गणतंत्र दिवस और आज हम लोग इसके विषय में ही बात कर रहे हैं। और उम्मीद करता हूं आपको ये सारी बातें जो है बहुत अच्छे समझ में आ रही होंगी। इसलिए मैं सोचा कि आज कुछ ऐसे टॉपिक को डिस्कस करते हैं जो थोड़ा सा हटके, थोड़ा सा अलग हटके है, थोड़ा सा जानकारी के लिए अच्छा है
आप जानती हैं ब्रिटिश पाठशाला का बेसिक जो एम है, नॉलेज जो है वो सब कुछ होता है। तो ज्ञान ही शक्ति है, यह हमारा मोटो है और इसी ज्ञान ही शक्ति के मोटो से हम आगे बढ़ते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने इस पॉइंट को और बात करते हैं आखिर भारतीय गणराज्य बनने के इतिहास के विषय में। चलिए चलते हैं उस तरफ। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं भारत के इस शासन व्यवस्था की। तो आप देखेंगे भारतीय शासन व्यवस्था में कुछ चीजें प्रमुखता से आती हैं। एक तो आता है कि 15 अगस्त 1947 इस दिन से पहले की तारीख है, अर्थात जब ब्रिटिशर्स का आगमन हुआ था। मैं वहां से बात कर रहा हूं और एक तरीके से आप समझिए कि मैं प्लासी के युद्ध को भारतीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण समय निर्धारित करने के लिए कहता हूं, क्योंकि उस समय से ही ब्रिटिशर्स ने कहीं ना कहीं भारतीय देश में अपनी सत्ता स्थापित करने की प्रक्रिया जो है वह शुरू की थी। तो यहां पे मैं 1757 लिख लेता हूं, लेकिन कोई ऐसा ये फिक्स डेट नहीं है, ये मेरा अपना मानना है कि उस समय से ब्रिटिश सत्ता जो है वो भारत में स्थापित हो रही थी 1757 से। एक डेट चलते हैं 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950, इस डेट, अर्थात इस डेट की शुरुआत से पहले और उसके बाद की व्यवस्था में आज चलते हैं। ये हमारा वर्तमान हो गया, ये हमारा वर्तमान हो गया। तो ये टाइम स्केल है, इसे आप टाइम स्केल कह सकते हैं। टाइम स्केल, टाइमलाइन, जो भी आप कहना चाहें वो आप कह सकते हैं। तो अब देखते हैं 15 अगस्त 1947 के पहले यहां पे ब्रिटिश का शासन हुआ करता था। ब्रिटिश का शासन हुआ करता था, अर्थात हम उस समय उपनिवेश हुआ करते थे। उपनिवेश हुआ करते थे। उपनिवेश का अर्थ क्या होता है? अगर कोई देश किसी स्वतंत्र देश के अंतर्गत ही सारा कार्य करता है, अर्थात शासन व्यवस्था भी किसी अन्य स्वतंत्र देश के कंट्रोल में होती है, ऐसी संस्था को उपनिवेश कहा जाता है। अर्थात किसी स्वतंत्र देश के अधीन शासन, किसी स्वतंत्र देश के अधीन जो शासन होता है उसे कहते हैं उपनिवेश। तो भारत जो है 15 अगस्त 1945 अर्थात आजादी के जस्ट पहले तक भारत कैसी व्यवस्था था? भारत औपनिवेशिक व्यवस्था था, कॉलोनाइज था भारत। यहां पे कॉलोनी बनी हुई थी। ब्रिटिश का राजा इंग्लैंड में रह रहा है और वहां से वह शासन चला रहा है, कहां पर? भारत में। और भारत के लोगों के माध्यम से नहीं चला रहा है, वह अपने लोगों के माध्यम से यहां पर शासन चला रहा है। तो स्वतंत्र देश के अधीन अगर कोई देश होता है तो सामान्यतया उसे उपनिवेश कहा जाता है। अच्छा, 15 अगस्त को आप देखते होंगे जनरली लिखा जाता है भारतीय अधिराज्य। भारतीय अधिराज्य, क्योंकि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आया था और उस एक्ट के माध्यम से भारत और पाकिस्तान नामक दो अधिराज्य बनाए गए थे। इन्हें सामान्यतया आप डोमिनियन कहते हैं। डोमिनियन क्या होता है? किसी स्वतंत्र देश के अधीन रहते हुए स्वायत्त शासन। किसी स्वतंत्र देश के अधीन रहते हुए स्वायत्त शासन, यह होता है आपका अधिराज्य। तो जैसे भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था लेकिन स्वायत्त था, खुद से शासन चला रहा था। और आपको पता है यहां पे सी राजगोपालाचारी आखिरी जो है वह भारतीय गवर्नर जनरल बने थे और एकमात्र भारतीय थे जो गवर्नर जनरल के पद को स्वीकार किए। तो अधिराज्य का मतलब होता है किसी स्वतंत्र देश के अधीन रहते हुए स्वायत्त शासन की व्यवस्था। और यहां पे आप उस देश के अधीन ही हैं, अर्थात यहां पे आप स्वतंत्र या स्वायत्त, स्वतंत्र शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, यहां पे आप स्वतंत्र या स्वायत्त नहीं हुए थे। लेकिन 26 जनवरी 1950 का दिन बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय इतिहास में, क्योंकि हम लोगों ने इस दिन अपने संविधान को लागू किया था।
और संविधान को लागू करने के साथ साथ हम लोगों ने अपने देश में राष्ट्रपति पद को स्वीकार किया था। राष्ट्रपति पद को स्वीकार किया था। यह राष्ट्रपति का पद वंशानुगत नहीं होगा, वंशानुगत नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन साथ ही साथ अगर हम देखें तो यह जनता के द्वारा चुना जाएगा, जनता के द्वारा चुना जाएगा। अच्छा, कैसे चुना जाएगा इस पर डिबेट नहीं करते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दो तरीके होते हैं चुनने के। किसी और दिन बात करेंगे राष्ट्रपति पर और क्यों इस पद को अप्रत्यक्ष रखा गया, इसके विषय में डिटेल बात करेंगे किसी और दिन। आज इसका समय नहीं है। आज यह समझिए कि राष्ट्रपति जो है वो जनता के द्वारा चुना जाता है। तो हम लोगों ने उपनिवेश से गणराज्य तक का यात्रा की है और यहां पे हम क्या बन गए थे? गणराज्य बन गए थे या गणतंत्र बन गए थे। यह व्यवस्था कहीं ना कहीं फ्रांस की व्यवस्था से इंस्पायर्ड थी। तो अगर आप कह सकते हैं कि जो गणराज्यीय व्यवस्था है वो फ्रांस से इंस्पायर्ड होकर भारतीय संविधान में लाई गई और वहीं पर गणराज्य के बारे में बात की गई थी। भारत में भी गणराज्य जो है वो इस्तेमाल किया गया। तो भारत में लोकतांत्रिक गणराज्य है, अर्थात यहां पे लोकतंत्र भी है और गणराज्य भी है। लोकतांत्रिक गणराज्य की व्यवस्था यहां पर चलती है, इसे ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। चलिए इस डिस्कशन के आखिरी सेगमेंट में चलते हैं। दो सेगमेंट हम लोगों ने पढ़ा, एक गणराज्य के बारे में पढ़ा और एक हम लोगों ने पढ़ा आखिर भारत ने गणराज्य तक का सफर कैसे तय किया। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर क्या हम सही में गणराज्य बन चुके हैं, इसके विषय में डिस्कस करना जरूरी है। हमने गणराज्य के विषय में एक बात पढ़ी कि गणराज्य में किसी भी प्रकार के विशेषाधिकार की उपस्थिति नहीं होती है। क्या सही में हमारे देश में विशेषाधिकार नहीं है? आप पार्टियों के सिस्टम में देखिए तो कई बार पार्टियों के सिस्टम में कहीं ना कहीं यह आरोप तो लगता ही है कि उनके यहां भाई भतीजावाद और परिवारवाद को बढ़ावा दिया जाता है। अगर विशेषाधिकार की उपस्थिति नहीं होती तो ऐसे आरोप जो हैं वह देश पे नहीं लगते। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कई आरोप जो है वो न्यायपालिका के ऊपर भी लगते हैं कि वहां पर भी परिवारवाद को आगे बढ़ाया जाता है। तो कई सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जहां पर आप गणराज्य को टूटते हुए देखते हैं। कई ऐसी व्यवस्थाएं भारत देश में चल रही हैं जहां पे गणराज्य को टूटते हुए हम लोग देखते हैं। परिवारवाद एकदम चरम सीमा पे पहुंच जाता है और जब परिवारवाद अपने चरम सीमा पे होता है तो ऐसे समय में आप उसको गणराज्य तो नहीं कह सकते। तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अभी भी वो सामंती व्यवस्था के गुण हमारे अंदर भरे पड़े हैं, लेकिन हम इस व्यवस्था को तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। कई जगहों पर इस व्यवस्थाओं को तोड़ा गया है। इसलिए हम अगर इस तरह से प्रयास करते रहे तो एक दिन भारत वास्तविक गणराज्य बन जाएगा, जब यहां पे किसी के लिए भी विशेषाधिकार नहीं होगा और हर व्यक्ति एक समान रूप से देखा जाएगा। तो विशेषाधिकार फिलहाल तो भारत में किसी न किसी रूप में उपस्थित है, लेकिन हमें इस पर प्रयास करना चाहिए कि हम ऐसी व्यवस्थाओं को जहां पे विशेषाधिकार हो रहे हैं उस व्यवस्थाओं का हम लोग खात्मा करें और प्रयास करें भारत को एक अच्छे गणराज्य के रूप में बनाने की। तो आज की वीडियो में इतनी ही बातें। उम्मीद करता हूं बड़ा इंटरेस्टिंग आपको लगा होगा। ये कुछ अलग सा वीडियो आपके लिए मैं लेके आया आज और उम्मीद करता हूं बड़ा मजा आया होगा आपको इस वीडियो में मेरे साथ। जो आपके 15-16 मिनट बीते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग बीता होगा, आपको समय का पता भी नहीं चला होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ में भारत माता की जय गाते रहिए।